नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कलेक्टर सिंगरौली शिव नारायण सिंह साहब। शिव नारायण जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। शिव नारायण जी, जिस प्रकार से प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक मंचों पर एक बात निकलकर सामने आती है कि प्रदेश सरकार और विधायिका और कार्यपालिका के बीच में एक तालमेल ठीक नहीं है, नौकरशाही ठीक से काम नहीं कर रही। तो मैं ये प्रश्न आपसे ही पूछ लेता हूँ कि बाकी में ऐसी कोई बात है? एक्चुअली में चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका हो, सबका मकसद एक ही है कि जनहित की जो योजना है उनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन और गुड गवर्नेंस। जी। यदि हम गुड गवर्नेंस की ओर जाते हैं और शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कहीं टकराव की स्थिति पैदा होती है। जी, तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं, जी, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, शिक्षा से जुड़ी योजनाएं, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी उल्लेखनीय योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार को एक संवेदनशील सरकार बनाती है? आपने जो बताया है ये सभी योजनाएं हैं सीधी जनता से जुड़ी हुई है और यदि इनका बेहतर क्रियान्वयन होता है तो एक आम व्यक्ति है उसको ज़बरदस्त फायदा होता है। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या तीर्थ दर्शन योजना हो या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो, इवन चाहे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, निःशक्त पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना, ये सारी जो योजना है इनका सीधा फायदा जनता को होता है। और यदि इनका क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से होता है, व्यवस्थित तरीके से होता है तो जनता को सीधा लाभ होता है। जी, तो क्रियान्वयन के लिए जो तंत्र एक डेवलप हुआ है उसमें अब ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो ऑनलाइन ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, उनका ऑनलाइन ही उनको संचालित किया जा रहा है। तो पारदर्शिता इन योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा हो और ये योजनाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उसके लिए किस प्रकार की कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है? ये जो योजनाओं को मैं ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन करने से इसमें पारदर्शिता आई है, इसमें कहीं भी गड़बड़ी की संभावना खत्म जैसी हो जाती है, तो ये एकदम से ठीक है। अब इसमें सिर्फ जागरूकता की जरूरत है। यदि हमने आम जनता को जागरूक किया है तो जनता ऑनलाइन भी योजनाओं का फायदा लेती है। जी। अगर बतौर जो है कलेक्टर बात की जाए तो एक जिले के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, योजनाओं के संचालन के लिए, बजट के वितरण के लिए, बजट के खर्च के लिए, मतलब A to Z कलेक्टर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बिना कलेक्टर के सरकार अपनी योजनाओं का संचालन कर नहीं सकती। तो सिंगरौली क्षेत्र में जो योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रतिशत है या जो योजनाओं के क्रियान्वयन का जो स्तर है उससे आप किस हद तक संतुष्ट हैं? ये आपका कहना सही है कि शासन की जो योजना है उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कलेक्टर की अहम भूमिका रहती है और यदि कलेक्टर बहुत सक्रिय है तो योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत बेहतर तरीके से हो जाता है, पारदर्शी तरीके से होता है और उसका प्रभावी क्रियान्वयन होता है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जी। जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पूरे प्रदेश में चल रही है, उसी के तहत सिंगरौली में भी चल रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऐसी कन्या जो विवाह योग्य है, अर्थात उसकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो, उससे अधिक हो, और वर की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक हो, वो निर्धन है या जरूरतमंद है, तो उसको इस योजना में लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में इसमें 25,000 तक का लाभ देते हैं। इसमें 17,000 सीधे उसके खाते में जमा होता है, 5,000 रुपये का उनको सामान दिया जाता है और 3,000 रुपये आयोजन में खर्च होते हैं। अब शासन ने एक और इसमें संशोधन कर दिया, इसमें मोबाइल भी दिया जाता है और यदि मोबाइल नहीं खरीद पाते हैं तो 3,000 रुपये उनके नगद दे दिए जाते हैं। जी। मैं जनरली अपने क्षेत्र में कार्यालयीन कार्य के साथ ही साथ भ्रमण भी करता हूं और भ्रमण के में चौपाल लगाता हूं। चौपाल मतलब किसी गांव में जब भ्रमण करते हैं तो वहां पर सारे ग्रामवासियों के पास साथ में बैठ के और उनसे चर्चा करते हैं। जी। इसके लिए हमने क्लस्टर बनाए हैं
जिस गांव में चौपाल होती है उस गांव के आसपास के 15 से 20 गांवों में मेरे ज़िले के अधिकारी वहाँ पर जाते हैं और शासन की विभिन्न योजनाएं उनका वो रिव्यू करते हैं, ग्रामीण उस चर्चा करते हैं और जब चौपाल लगती है तो उस चौपाल में उनका फीडबैक देते हैं। तो जब चौपालों में मैंने देखा तो जो फीडबैक आता है उसमें से ये भी आया, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं ज़रूरतमंद व्यक्ति कि बेटी की शादी के लिए सहायता चाहिए। इसी तरह मध्य प्रदेश शासन में जन सुनवाई होती है हर मंगलवार को प्रत्येक ऑफिस में, और यदि जन सुनवाई को बहुत प्रभावी तरीके से की जाती है तो उससे भी पब्लिक का पूरा फीडबैक आपके पास आता है। तो जन सुनवाई में भी लोगों ने कहा कि उनको सहायता चाहिए। जी, अब जैसे आपने जन सुनवाई, जन चौपाल, इसके अलावा एक लोक सेवा गारंटी अधिनियम आया है जो बहुत ज़रूरी सेवाएं हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जिनके लिए लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते थे, परेशान होते थे, अब एक तय समय सीमा में जो है वो उनको मिल रहे हैं और सिंगल विंडो पे उपलब्ध हैं ये। तो ये योजना इन जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, इसको आप कितना प्रभावी मानते हैं इन सारी योजनाओं को समेकित करने में? नहीं, लोक सेवा गारंटी बहुत अच्छा है। इससे लोगों में ये विश्वास हुआ कि उनको सेवा की गारंटी है, अर्थात वो आवेदन देंगे तो उसका निराकरण होना ही है। और यदि इसकी भी और मॉनिटरिंग की जाती है तो आवेदन पत्रों के निराकरण के सकारात्मक प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैं अभी जैसे आपसे बात कर रहा था, जन चौपाल में भी ये बात आई थी कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह में मदद की जाए। इसी तरह से कलेक्टर के पास ये भी आवेदन पत्र आए कि शादी करना है, बेटी की शादी करना है, इसलिए ज़मीन बेचने की अनुमति दी जाए। इसका मतलब ये निकला कि वास्तव में सिंगरौली ज़िले में लोगों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह के प्रभावी क्रियान्वयन की ज़रूरत है। मैंने अपने अधिकारियों से चर्चा की तो उनका फीडबैक था कि शायद वो उतनी उनको इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या उतने जोड़े नहीं आ पाते हैं। इसीलिए ये जब योजना शुरू हुई 2006, तो 2006 से अभी तक का हमारा जो औसत है ज़िले का वो लगभग 300 कन्याओं का हर साल का था। लेकिन मैं उनकी बात से सहमत नहीं हुआ और हमने एक स्ट्रेटजी बनाई, डोर टू डोर सर्वे करवाया। उसमें रोजगार सहायक, सचिव, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इन सबको तैनात किया, गांव में गए और विवाह योग्य कन्याओं का चिन्हांकन किया, विवाह योग्य हो और जरूरतमंद हो, और उनको प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप 2815 आवेदन पत्र आए। तो जहां हमारा एक साल में सिर्फ 300 होते थे, वहाँ एक दिन के लिए 2815 आए। लेकिन हमने कहा कि चूंकि ये बहुत पवित्र काम है तो इसमें कोई भी अपात्र व्यक्ति नहीं आना चाहिए जी। और लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें तो इतने तो आवेदन पत्र हो ही नहीं सकते हैं, अपात्र भी आ जाते हैं। तो हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि हम ये जितने भी आवेदन पत्र आए हैं उन आवेदन पत्रों की जांच करेंगे और जांच के बाद पात्र हितग्राहियों की सूची जारी करेंगे। यदि उनमें से किसी भी एक भी जोड़े को कोई अपात्र बता देगा तो उसको 5000 का इनाम देंगे। जी। हमने स्क्रूटनी की और 2400 कन्याएं ऐसी निकली जो कि पात्र हैं। तो उन 2400 कन्याओं का 22 मई 2017 को हमने विवाह संपन्न कराया, जो एक मध्य प्रदेश में अपना आप में एक रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड बात की बात है, लेकिन हमको बहुत सेटिस्फेक्शन है कि 2400 जरूरतमंद व्यक्तियों को हमने सहयोग किया, सहायता दी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लगातार उद्योग धंधों को, निवेश को आमंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, वो प्रयास किसी से छुपे नहीं है। इन्वेस्टर समिट में बहुत मेहनत होती है। हाँ। लेकिन सिंगरौली एक ऐसा हब बन गया है, उसको अगर ये कहें कि वो औद्योगिक हब है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, खासकर पावर सेक्टर के मामले में। तो वहाँ उद्योग धंधों को वो सुविधाएं मिलना, जो उद्योगपति हैं जो एक्सपेक्टेशन करते हैं प्रशासन से, चूंकि जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ प्रशासन की जवाबदेही और बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। आपको ये चैलेंज कैसे आप मेंटेन करते हैं? सिंगरौली पावर हब है और मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का पावर हब है। यहाँ पर जो एनटीपीसी है, ये एनटीपीसी विंध्यनगर और एनटीपीसी शक्तिनगर। एनटीपीसी विंध्यनगर मध्य प्रदेश में है और शक्तिनगर यूपी में है, लेकिन वो इस पार्ट पूरा एक ही है। रिलायंस का भी 4000 मेगावाट का पावर प्लांट है, जेपी का, एसआर का, हिंडाल्को के,
इन सबके पावर प्लांट्स हैं। तो जहाँ बड़े बड़े उद्योग होते हैं तो वहाँ कंपनियों और पब्लिक इन दोनों में समन्वय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जी जी ये देखा जा ये प्रशासन को विशेष रूप से ये देखना रहता है कि कोई किसी का शोषण ना करें। जी। कुल मिला के कंपनी किसानों को शोषण ना करें और किसान भी कंपनी के ऊपर हावी ना हो। धरना तो प्रदर्शन हमारा प्रयास ये रहता है जी, कि इसमें समन्वय रहे और किसी भी पक्ष को नुकसान ना हो। जी। तो इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। जिस प्रकार से चूंकि कोल खनिज जो है बहुत प्रचुर मात्रा में है सिंगरौली में, तो उसका भी एक बेनिफिट मिला है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा कि जो है अवैध खनन नहीं हो पाए, कोयले का प्रॉपर तरीके से खदानें संचालित हों, कोल माइन संचालित हों, और फिर तमाम सारा उनके सेफ्टी मेजर्स। तो सामान्य जिलों की अपेक्षा थोड़ा लोड ज़्यादा रहता होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोल माइंस में क्या है कि जो कोल का उत्खनन है ये कोल इंडिया लिमिटेड करती है। कोल इंडिया लिमिटेड की जो एनसीएल है वो माइंस करती है और उनका पूरा एक सिस्टमेटिक है, पूरा एक एक कोल का पूरा हिसाब रहता है। और बाकी जो माइंस है हमारी कोल की, जैसे रिलायंस की, तो कैप्टिव माइंस है, मतलब कोल वहीं निकलता है और वहीं उपयोग होता है, इसलिए उसमें चोरी की संभावना ना के बराबर रहती है। जी। अभी प्रदेश में चारों तरफ एक हलचल रही किसानों को लेकर, तो किसान सरकार से सेटिस्फाइड रहें उसके लिए कहीं ना कहीं कलेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और लगातार किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और किसानों की परेशानियां सरकार तक पहुंचें, वो भी एक बहुत बड़ा माध्यम है कलेक्टर। तो इस पूरे आंदोलन में हलचल तो सिंगरौली में भी हुई होगी, लेकिन कहीं कोई बड़ा उपद्रव नहीं हुआ, कोई बड़ी अव्यवस्था नहीं हुई। तो ये जब किसानों से किस स्तर पर जाके वार्ता की आपने? ये बिल्कुल आपका सही कहना है। यदि ये सारी व्यवस्था एक दिन में नहीं हो सकती, ये प्रशासन की लंबी अप्रोच का परिणाम होता है। ये रूटीन प्रक्रिया। हाँ, यदि आपका प्रशासन ठीक है और आपने व्यक्तियों की, जनता की यदि समस्या का हल किया तो जनता का पूरा सहयोग आपको मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोगों ने जन चौपाल लगाई, तो जन चौपाल में सारे लोग बैठते हैं, कम से कम 500-1000 लोग। आप उनको यदि उनके एक सब वीडियोग्राफी देखेंगे तो 1500 लोग बैठे रहेंगे। तो जब वो बैठते हैं तो हमारे अधिकारी कर्मचारी वहीं रहेंगे, पटवारी रहेगा, तहसीलदार रहेगा, नायब रहेगा, तहसीलदार रहेगा, एसडीएम रहेगा, और जिले के दूसरे अधिकारी, चाहे मेला वाल विकास हो, वेटनरी हो, हेल्थ, सारे अधिकारी रहेंगे। उन सब के साथ जनता से रूबरू बातचीत की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आपका किसी का नामांतरण बाकी है, बंटवारा शेष है, सीमांकन शेष है, लाडली लक्ष्मी का लाभ मिला या नहीं मिला, टीकाकरण समय से हुआ या नहीं हुआ, पोषण आहार मिलता है या नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें उन जनता के उपस्थिति में और अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है, ऑन स्पॉट। और यदि किसी व्यक्ति ने बोला कि उसका नामांतरण पेंडिंग है, तो पटवारी जी को याद है कि यदि मान लो नामांतरण पेंडिंग रखा, बिना कारण से रखा, तो कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए सब लोग अलर्ट रहते हैं और जिले के सारे अधिकारी और फील्ड स्तर के जो कर्मचारी इस बात के लिए सतर्क रहते हैं कि कार्य करना ही है, कभी भी कलेक्टर आ सकता है और पब्लिक से आमना सामना हो सकता है। तो फिर वहाँ संतुष्टि का प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है। तो फिर जब इस तरह के मौके आते हैं तो पब्लिक कहती है कि नहीं, प्रशासन हमारे साथ है, तो उसके हमको काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसे अवसर पर जिन लोगों की व्यक्तिगत रंजिश से रहती है और या कंपनी से या कहीं कुछ इस तरह का यदि उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है या विरोधाभास है, तो वो लोग इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रयास ये रहता है कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहे और उसको हर चीज़ की सूचना मिलती रहे, और यदि कहीं असंतोष वाली स्थिति है तो असंतोष भड़के उसके पहले उसका निराकरण कर दिया जाए। जी। तो इस तरह की नौबत नहीं आती। इस पूरे मामले में किसानों से किस लेवल पे इंटरेक्शन किया आपने? क्या किसान संगठन या जो किसानों के नेता हैं वो आपके संपर्क में थे पहले बिल्कुल, से? किसान संगठन, किसानों के नेता संपर्क में थे। इवन ग्राम स्तर पे हमारी जो टीम है वो भी किसानों के संपर्क में थी। और चूंकि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि जो उनका लंबित हो, इसलिए उसमें उनमें असंतोष ना के बराबर था। लोगों ने हवा देने की कोशिश भी की तो सफल नहीं हो पाए। जी। तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये निरंतर संवाद और निरंतर जो है वार्तालाप का परिणाम है। अगर प्रशासन के साथ जनता और जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों का अगर संवाद परस्पर ठीक है तो समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि अब जैसे कि आपने कहा कि चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र है सिंगरौली, एक तरफ छत्तीसगढ़ की सीमा है, एक तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा है,
और छत्तीसगढ़ की वो सीमा है जहाँ नक्सली मूवमेंट भी रहा है। तो ऐसे में ये संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। मध्य प्रदेश के कुछ सीमावर्ती जिले इस वजह से परेशान भी रहे। तो एक तो औद्योगिक क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, और अगर नक्सल मूवमेंट हो जाए तो बहुत मतलब एक शांति का टापू कहलाने वाली जगह है, तो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के लिए समस्या भी हो सकती है। तो अब इस वजह से इसको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी थोड़ा ज़्यादा टिपिकल होता होगा। नहीं, आपका बिल्कुल सही कहना है। सिंगरौली बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। एक तो ये औद्योगिक क्षेत्र है, पावर हब है, और साथ ही इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगी हुई है, और छत्तीसगढ़ में भी जो उसका नक्सलाइट एरिया है उससे लगी हुई है। सिंगरौली का जो एक क्षेत्र है लंगाडोल, वहाँ पहले नक्सलाइट एक्टिविटी रही है, लेकिन वहाँ पर उस क्षेत्र में प्रशासन काफ़ी सतर्क है, और जहाँ भी नक्सलाइट एक्टिविटीज़ है वहाँ विशेष करके प्रशासन को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और वहाँ डेवलपमेंट कार्य करने की ज़्यादा ज़रूरत है, पब्लिक से सीधे संपर्क की ज़्यादा ज़रूरत है, और ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। तो अब आज की स्थिति में वहाँ कोई नक्सलाइट एक्टिविटी नहीं है जी। तो ये लगातार वहाँ पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल बिठाना, क्योंकि ये सीधे सीधे सुरक्षा व्यवस्था पर आ जाता है। जनरली क्या होता है कि पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का समन्वयन कई जगहों पे तालमेल ये ठीक से बैठ नहीं पाता। तो इस जगह पे लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है। फिर पुलिस प्रशासन भी कदम उठाए तो सख्ती से नहीं उठाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से कई बार समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो एक कहना चाहिए एक सोशल पुलिसिंग को उस जगह पे अप्रोच करनी पड़ती है, सोशल पुलिसिंग के माध्यम से। तो इस प्रकार क्या उन क्षेत्रों में भी जन चौपाल या जन संवाद के लिए इस प्रकार से एक ज्वाइंट वेंचर लगाया जाता है, जहाँ पुलिस भी हो, प्रशासन भी हो, सारे अधिकारी हों, उन क्षेत्रों में भी ऐसा खासकर किया जाता है? सिंगरौली में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में बेहतर समन्वय है जी। सिंगरौली उन जिलों में है जहाँ प्रशासन और पुलिस के बीच में कोई विवाद नहीं है और बेहतर समन्वय है। एक्चुअली में चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो, सब प्रशासन के अंग है, और दोनों का एक ही मकसद है कि जन सेवा पूरा पूरा ही। तो जो आपने सही कहा, जहाँ इस तरह के क्षेत्र है उसमें कलेक्टर एसपी दोनों संयुक्त रूप से जाते हैं, भ्रमण करते हैं, और साथ में पब्लिक से संवाद करते हैं, उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं। जी। जिस प्रकार से एक पावर हब मध्य प्रदेश में सिंगरौली बन गया है, तो एक कहना चाहिए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस छोटी सी जगह को पहचान मिली है। तो ये पहचान बरकरार रहे और ये डेवलपमेंट होता रहे, इसके लिए कुछ कार्य योजनाएं, कुछ नए प्रयास? एक्चुअली में जो सिंगरौली है ये कोल एरिया है, वहाँ पर कोल ब्लॉक्स हैं, और कोल के अच्छी क्वालिटी का कोल है, और कोल के काफ़ी स्कोप हैं। तो वहाँ जो कोल निकलता है उससे प्रॉपर सिंगरौली में तो कोल सप्लाई होता ही है। उसके अलावा अभी जो कोल ब्लॉक दूसरी कंपनियों को अलॉट किए हैं, APMDC, THDC, तो ये कंपनियां यहाँ से कोल निकाल कर वो बाहर भी देगी पूरा। और एक बात और है कि जिस एरिया में कोल हैं, वो यदि वहाँ की भूमि ली जाती है, उसका अर्जन किया जाता है, तो किसानों को उसका मुआवजा भी पर्याप्त मिलता है। इसलिए उसके लिए कोई विशेष प्रावधान है? इसलिए उससे भी वो संतुष्ट रहते हैं। जी। जो किसानों का जो भूमि है, जब उसका अर्जन किया जाता है, खासकर वो भूमि जिसमें कोल ब्लॉक्स निकला हो, तो जो सामान्य जो RBC में जो प्रावधान है उनके नहीं, उसके लिए एक्चुअली में RBC प्रावधान अपनी जगह है। अब जो नया एक्ट है उसके तहत RNR पॉलिसी होती है। वो जमीन तभी ली जाती है जब RNR पॉलिसी डिक्लेयर की जाती है। RNR पॉलिसी में ये एक डिक्लेयर किया जाता है कि जिस लैंड का एक्विजिशन किया जाता है उस लैंड का आप कंपनसेशन कितना देंगे, उन लोगों को यदि वहाँ से डिस्प्लेस करना है तो उनको पर कहाँ पर सेटल करोगे, क्या क्या व्यवस्था देंगे, कुल मिला के कितनी राशि मिलेगी, किस तरह की उनको वापस पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, ये सारी चीज़ें उनको पहले बताई जाती है। और जब वो संतुष्ट, कोशिश की जाती है कि जब पूरी तरह संतुष्ट हो तभी वहाँ से उनको बेदखल करें। जी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो कि इस टाइम पर जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी कवायद चल रही है। अभी जो नर्मदा सेवा यात्रा निकली है, मुख्यमंत्री जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत बड़ा उन्होंने एक इवेंट किया। तो चूँकि औद्योगिक क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, और निश्चित रूप से चूँकि वहाँ जंगल एरिया भी काफ़ी है, फॉरेस्ट एरिया भी काफ़ी है, तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ विशेष
ये बात सही है। पर्यावरण आज बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक बात और है, अभी जो माइनिंग एक्ट है उसमें संशोधन हुआ और उसमें ये संशोधन 12 जनवरी 2015 से लागू हुआ। उसमें जो कोल माइंस वगैरह हैं उनसे जो रॉयल्टी मिलती है, तो 12 जनवरी 2015 को जो कोल माइंस थी वो जो रॉयल्टी देती है उसका 30% राशि माइनिंग फंड के रूप में जनरेट होता है, वो जिले में आता है। और उसके बाद जो एस्टिब्लिश होंगे उसका 10%। तो सिंगरौली जिले को लगभग इसमें 180 करोड़ रुपए मिलता है पूरा। उसका एक पार्ट शासन को चला जाता है, लेकिन 180 करोड़ के आसपास जिले के लिए रहता है। तो ये जो राशि हमारे पास आती है, तो हमारा प्रयास रहता है कि इसमें से पर्यावरण में हमको जितनी राशि खर्च करना हो वो व्यवस्थित रूप से खर्च हो। तो ऐसा कोई... इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष हम 17 लाख पौधे लगा रहे हैं। और 17 लाख पौधे का मतलब सिर्फ रोपण नहीं है, वो उनकी हमारी 10 वर्षीय प्लानिंग है। मतलब कि वो वृक्ष बन जाए। तो वो 10 लाख में जो 17 लाख है, वो 17 लाख जो पौधे हमको लगाए हैं, हमें 10 साल बाद भी हम देखेंगे तो 17 लाख वो पौधे वृक्ष के रूप में हमको दिखना चाहिए, लगा के नहीं छोड़ना पूरा। जनरली ऐसा होता है कि लगा के छोड़ दिया। सही कह रहे हैं आप। तो और ये काम हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसकी 10 वर्षीय प्लानिंग की है और उसके अनुसार ही हमें दिया। तो 17 लाख पौधे सिंगरौली में भी लगेंगे इस साल। और जल संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये तो जैसे आपने कहा कि पर्यावरण में, चूंकि ये तो जल, जंगल, जानवर, जमीन सब उसमें ही आते हैं, तो जल संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण मसला है। चूंकि औद्योगिक क्षेत्र है, एक तो पीने की पानी की बहुत समस्या है, तो फिर इन सब के लिए भी कोई विशेष प्लान किया आपने? देखो, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण मेरा प्रिय विषय है, ठीक है, ये होना चाहिए। मैं यहाँ तो सिंगरौली में तो काफ़ी रिसोर्सेज हैं। इसके पहले मैं पन्ना में कलेक्टर था, तो वहाँ पर एक धमसागर है जो काफ़ी पुराना तालाब है और 75 एकड़ में फैला हुआ है। वो तालाब लगभग ख़त्म जैसा हो गया था, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह देखेंगे पहले तो एकदम से ख़त्म जैसा हो गया था, लेकिन उस तालाब से वहाँ की जन भावना ज़बरदस्त जुड़ी हुई थी। और वो एक समय पूरे पन्ना शहर का जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स रहा था। और उसमें सिस्टम ये था कि वो धर्मसागर से इंटरनल चैनल बनी हुई थी और धर्मसागर और उसमें पन्ना शहर में बावड़ियाँ बनी हुई थी। उस शहर से उन चैनल के थ्रू बावड़ियों में पानी जाता था और पूरे शहर में पर्याप्त पानी रहता था और पूरे पन्ना शहर की, पन्ना जिले की आस्था उससे जुड़ी हुई थी। लेकिन वो खंडर होता जा रहा था, तो इसके लिए हमने पन्ना शहर के आम नागरिकों के साथ बैठक की, जिसमें सभी वर्ग थे, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कर्मचारी, मीडिया, सब लोग उनके साथ थे। और सब ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया हम लोगों ने कि धर्मसागर की सफाई हम जन भागीदारी से करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो धर्मसागर खत्म जैसा हो गया था, वो धर्मसागर आज लबालब भरा हुआ है और शहर को पानी दे रहा है। तो ये जबरदस्त संतुष्टि देने वाला काम है। एक अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न और कि बतौर कलेक्टर सिंगरौली के लिए आपकी सबसे जो एक अपनी एक कार्यशैली होती है, अपनी एक विशेष इच्छा होती है कि नहीं, हमारे कलेक्टर रहते हैं हम ये काम जरूर अंजाम तक पहुंचाएं, तो ऐसा कोई कार्य योजना जो आपकी एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना हो? मेरा है सबसे पहले किसानों को कोई तकलीफ ना हो, तो उनके नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, इनका कोई शेष पेंडिंग ना रहे और कोई पेंडिंग ना रहे, ये मेरा प्रयास है और ये इसमें मुझे सफलता मिली जी। इसके अलावा मुझे लगा कि यहाँ पर कन्याओं को विवाह की सहायता की जरूरत है, तो 2400 कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में किया है, जो मेरे लिए संतुष्टि है और प्रदेश के लिए इतिहास है। इसी तरह से वहाँ देखा मैंने कि दिव्यांग को भी सहायता की बहुत ज़रूरत है, तो अब हमने कैंप लगाए, 5 से 7 ग्राम पंचायतों को क्लस्टर बना के कैंप लगाए और दिव्यांगों को जो भी ज़रूरत है, यदि मान लो उसको पैर नहीं है तो मौके पर ही कैंप में पैर बना के दिया जा रहा है, हाथ नहीं है तो हाथ दिया जा रहा है, सुनाई नहीं देता है तो श्रवण यंत्र दिया जा रहा है। तो इस तरह से जिले के सारे दिव्यांगों को मौके पर ही सहायता दी जा रही है। इवन मेरे सामने ऐसे केस भी आए कि हम बाहर गए थे, वहाँ पर पैर नहीं बना पाए और यहाँ पर गाँव में शिविर लगा, वहीं पर पैर बना दिया और आज चल रहा है।
निश्चित रूप से समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त जरूर कर रहा हूँ, लेकिन आपकी ये कर्म यात्रा आपके कर्म पथ पर अनवरत जारी रहे और जिस जनसेवा के भाव को लेकर आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशासन की एक नई परिभाषा गढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। थैंक यू।